कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। अध्याय का नाम ऊष्मागतिकी। इसमें आज हम ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप अर्थात प्रशीतक और कार्नो इंजन की कार्यविधि और उनके चित्र आदि को हम देखेंगे। चलिए समझते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं, इसकी संरचना और कार्यविधि का वर्णन करिए तथा दक्षता के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ऊष्मा इंजन है क्या। वह यंत्र जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है उसे ऊष्मा इंजन कहते हैं। और आप जानते होंगे जितने भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं, ये सब इसी पर आधारित होते हैं। तो इसमें होता क्या है उसकी प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऊष्मा इंजन में 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। तो इसमें कार्यकारी पदार्थ पेट्रोल, डीजल, गैस, भाप आदि होता है। फिर होता है स्रोत। तो यह उच्च ताप T1 का गर्म ऊष्मा भंडार होता है और इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। इस चित्र में ये वाला भाग जो आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग, ये भाग जो होता है ये स्रोत होता है और ये गर्म ऊष्मा का भंडार होता है। इसका ताप क्या होता है, T1 होता है। और इसी तरह से हमको लिखना है। फिर हम बात करते हैं सिंक की। तो सिंक क्या होता है, यह निम्न ताप T2 का ठंडा ऊष्मा भंडार होता है। तो ये T2 है इसका ताप और ये ठंडा ऊष्मा भंडार होता है। इसकी भी ऊष्माधारिता अनंत होती है, अर्थात ये कितनी भी ऊष्मा ले सकता है और ये कितनी भी ऊष्मा दे सकता है। तो इस चित्र को हम देख रहे हैं कि इसमें 3 भाग है। इसमें जो होता है ये वर्किंग सब्सटेंस होता है, कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। ये पेट्रोल है, डीजल है, ये इस तरह से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं, यहाँ पर कार्यविधि कैसे होती है। तो सबसे पहले एक बेलन और पिस्टन निकाय होता है। बेलन पिस्टन निकाय आप समझ सकते हैं कि इस तरह का मान के चलिए, जैसे सिरिंज और नीडल का होता है उसी तरह से यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये बेलन है और बेलन के ऊपर ही यहाँ पर क्या लगा होता है, एक पिस्टन लगा होता है, ये पिस्टन। और इसके अंदर जो होती है वो गैस भरी होती है, या पेट्रोल भरा होता है या डीजल भरा होता है और यहीं पर इसका दहन होता है। इसी को हम बोलते हैं बेलन पिस्टन का निकाय। तो ये जो पिस्टन है ऊपर या नीचे जा सकता है। तो इस तरह से बेलन पिस्टन निकाय होता है। इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। कार्यकारी पदार्थ का मतलब ये पेट्रोल वाले इंजन हो गए तो पेट्रोल भरा होगा, डीजल वाले इंजन हो गए तो डीजल भरा होगा, गैस से चलने वाले इंजन हो गए तो गैस चला होगा भरा होगा, भाप से चलने वाले इंजन होंगे तो भाप भरा होगा। अब ये करता क्या है कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ जो है स्रोत से ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो इसमें प्रसार होता है, अर्थात ये फैलता है। फिर यह ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है तथा शेष ऊष्मा को सिंक में स्थानांतरित कर देता है, जिससे कार्यकारी पदार्थ में संपीड़न हो जाता है और यह प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है। यही चक्रीय प्रक्रम लगातार चलता रहता है। तो चलिए इसमें से अब समझते हैं। इसमें यहाँ पर ये कार्यकारी पदार्थ होता है, वर्किंग सब्सटेंस। ये क्या करेगा, स्रोत से ऊष्मा को लेता है। जब ऊष्मा को लेगा तो इसमें प्रसार होगा। जब प्रसार होगा तो इसमें कार्य होगा, मतलब ये निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। इसके बाद जो ऊष्मा शेष बचती है उस ऊष्मा का कुछ भाग ये कहाँ की ओर डाल देता है, सिंक की ओर डाल देता है। तो इसमें क्या हो जाता है, संपीड़न हो जाता है। और फिर इसके बाद जब संपीड़न हो जाता है तो पुनः ये इससे ऊष्मा लेगा, फिर इसमें प्रसार होगा, फिर उसको कार्य में बदलेगा, फिर इसमें जो है शेष ऊष्मा को इसमें डाल देगा। यही चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है। तो इसी तरह से कार्यविधि है इसकी। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके दक्षता की। तो चलिए यहाँ पर दक्षता क्या है, एक चक्र में निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। अब इस सूत्र से इसकी परिभाषा समझते हैं। तो ये जो W है ये निकाय द्वारा किया गया कार्य है और ये जो Q1 है ये निकाय ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा है, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो बस इसी से परिभाषा बना देना है। और ये जो नया शब्द आपको दिख रहा है ये है ईटा, जो यानी जैसे इसकी लाइन को इस तरह से बढ़ा देते हैं इसको ईटा पढ़ते हैं। तो ईटा बराबर W/Q1। तो परिभाषा क्या हो गई, निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, और ये जो बटा लगा है उसको बोल देंगे अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं या दक्षता कहते हैं। चलिए इसके सूत्र को अब हम देखते हैं। तो यहाँ ईटा की जगह ईटा उतार दिया हूँ। यहाँ पर जो आप यन बनाते हैं उसी की लाइन को थोड़ा बड़ा कर देना है तो ये ईटा कहलाने लगेगा। अब जो ये W है, ये W कैसे आया, तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि कार्यकारी पदार्थ जो होता है ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित करता है
और कुछ ऊष्मा को कार्य में बदल देता है। तो मान लीजिए अवशोषित ऊष्मा QW है और बदला हुआ कार्य उसका क्या है, यहाँ पास उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, W है। तो यहाँ पर जो निकलेगी ऊष्मा वो क्या हो जाएगी, -Q2, क्योंकि वहाँ पर निष्कासित हो रही ऊष्मा। तो यहाँ पर इस तरह से जो किया गया कार्य है वो Q1 है। Q1 ऊष्मा वो लेता है और कुछ ऊष्मा को दे देता है, शेष ऊष्मा को कार्य में बदलता है। तो W बराबर हो जाएगा Q1 - Q2। इस तरह से यहाँ पर Q1 - Q2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम आगे की स्टेप में देखते हैं कि ये कैसे आ गया। ये स्टेप डायरेक्ट लिखा है तो ये जो बटे में Q1 है इसको दो बार आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए ऊपर Q1 है और -Q2 है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये ऊपर का लिख दिए, नीचे Q1 है, इस Q1 को हमको अलग अलग लिख देना, इसके बटे में भी लिख देना है, इसके बटे में भी लिख देना है। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1। तो ये देखिए मैं यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर माइनस लगा है तो माइनस, और यहाँ पर आ गया Q2/Q1। इस तरह से यहाँ पर हमको इसको हल कर लेना, यही ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है। चलिए अब इसी तरह का हम अगला देखते हैं, जो है वो है प्रशीतक। प्रशीतक भी इसको बोलते हैं, ऊष्मा पंप भी बोलते हैं, और घर में जो आप फ्रिज बोलते हो या रेफ्रिजरेटर बोलते हो या फिर AC बोलते हैं, ये सभी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो चलिए इसकी संरचना, कार्यविधि का वर्णन करिए तथा कार्य गुणांक के लिए सूत्र स्थापित करिए, इस तरह का प्रश्न आता है। तो देखते हैं प्रशीतक होता क्या है। यहाँ प्रशीतक समझते हैं। तो प्रशीतक या ऊष्मा पंप, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप वह यंत्र है जो चक्रीय प्रक्रम में यांत्रिक कार्य द्वारा ठंडे भाग से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। माने यदि हम निकाय पर कार्य करें तो ठंडे भाग से ऊष्मा को अवशोषित करता है और गर्म भाग की ओर स्थानांतरित करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रशीतक या ऊष्मा पंप कहते हैं। चलिए इसमें जो भाग होते हैं उन भागों को समझते हैं। तो जैसे ऊष्मा इंजन में भाग थे उसी तरह से इसमें विभाग हैं। तो पहला भाग इसमें लिख दिया है कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। तो इसमें कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, द्रव अमोनिया होता है या फ्रियान होता है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ये कार्यकारी पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इसके बाद हम स्रोत की बात करते हैं। तो ये वाला जो भाग आपको ये चित्र में दिख रहा है ये स्रोत कहलाया। तो ये स्रोत क्या है, ये उच्च ताप T1, इसमें लिखा है ये T1 है, उच्च ताप T1 का गर्म ऊष्मा भंडार होता है। और गर्म ऊष्मा भंडार है तो इसका ताप उच्च ही रहेगा। इसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है, माने इसको कितनी भी ऊष्मा दी जा सकती है या कितनी भी ऊष्मा ली जा सकती है। इसके बाद हम दूसरा भाग देते हैं सिंक। तो ये वाला भाग सिंक होता है। तो यह निम्न ताप होता है, इसका ताप होता है T2, और ये ठंडा ऊष्मा भंडार होता है। इसकी ऊष्मा धारिता भी अनंत होती है, अर्थात इससे भी कितनी ऊष्मा ली जा सकती है या दी जा सकती है। इस तरह से इसके 3 भाग होते हैं। अब इसकी कार्यविधि को समझें। तो चलिए कार्यविधि उसी तरह से है जैसे ऊष्मा इंजन की है। तो इसमें जब निकाय पर कार्य किया जाता है, उस पर निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा था, इस पर निकाय कार्य, ये देखिए तीर नीचे की ओर बन रहा है, मतलब यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ में कार्य किया जा रहा है। तो कार्यकारी पदार्थ में क्या होता है, संपीड़न हो जाता है। कार्यकारी पदार्थ संपीड़ित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और वह उस सिंक से ऊष्मा को अवशोषित करता है। जब ये सिकुड़ता है तो यहाँ से ऊष्मा, सिंक से ऊष्मा कहाँ की ओर जाती है, कार्यकारी पदार्थ की ओर चली जाती है। तो ये कार्यकारी पदार्थ उस ऊष्मा को कहाँ की ओर स्थानांतरित कर देता है, गर्म ऊष्मा भंडार की ओर स्थानांतरित कर देता है, जिससे उसमें प्रसार हो जाता है। फिर उसमें कार्य किया जाता है तो फिर संपीड़न होता है, और फिर ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा, फिर इधर स्थानांतरित करेगा। यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे ये वाला कोष्ठ सिंक कोष्ठ, इसको सिंक कोष्ठ बोलते हैं, ये वाला भाग ठंडा हो जाएगा, और इसी भाग का हम उपयोग फ्रिज में करते हैं। यहाँ पर हम सिंक का उपयोग जो है एक बॉक्स के रूप में रख देते हैं, यहाँ पर हम सामान रखते हैं तो वो सामान भी क्या होता है, ठंडा होता जाता है। इस तरह से ये जो है ठंडे भाग से ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म भाग की ओर ऊष्मा को स्थानांतरित कर देता है, यही फ्रिज कहलाता है। अब इसमें जो है इसकी गुणांक हम निकालेंगे, तो हम यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्य निष्पादन गुणांक, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है क्या, इसको देख लीजिए, ये है कार्य निष्पादन गुणांक। तो यहाँ पर एक चक्र में निकाय से अवशोषित ऊष्मा तथा निकाय पर किए गए कार्य के अनुपात को प्रशीतक का कार्य गुणांक कहते हैं। अब परिभाषा शब्दों में ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, तो चलिए इस सूत्र में चलते हैं। तो कार्य गुणांक को दर्शाते हैं अल्फा से, ये सूत्र है, इस सूत्र में देखिए। तो अल्फा है माने कार्य गुणांक, Q2 का मतलब होता है अवशोषित ऊष्मा, और ये है निकाय पर किया गया कार्य। तो इसी को पढ़ देते हैं सूत्र में। तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा
और निकाय पर किया गया कार्य के अनुपात को कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक कहते हैं इसके प्रशीतक का। अब इसमें हम क्या करते हैं, Q2 का मान Q2 की जगह रख दिए और W का मान पीछे भी देखे थे, ये होता है Q1 माइनस Q2। Q1 माने अधिकतम ऊष्मा और ये जो है न्यूनतम ऊष्मा है, तो अधिक ऊष्मा से न्यूनतम ऊष्मा को माइनस कर देंगे, जितना है वो कार्य के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसके कार्य गुणांक का ये सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं अगले भाग की ओर, और वो होता है हमारा कार्नो इंजन। तो चलिए कार्नो इंजन को समझते हैं। कार्नो इंजन क्या है? कार्नो इंजन की कार्यविधि लिखिए तथा इसके दक्षता गुणांक का सूत्र स्थापित करिए। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, इसको देखते हैं, समझते हैं। तो कार्नो इंजन है क्या? ये एक तरह का ऊष्मा इंजन ही है, लेकिन ये एक आदर्श इंजन होता है। तो यहाँ पर दो तापों के बीच कार्य करने वाला उत्क्रमणी ऊष्मा इंजन ही क्या कहलाता है? कार्नो इंजन कहलाता है। दो तापों के बीच कार्य करने उत्क्रमणी ऊष्मा इंजन जिसकी दक्षता अधिकतम होती है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, दो तापों के बीच कार्य करने वाला उत्क्रमणी ऊष्मा इंजन जिसकी दक्षता अधिकतम होती है उसे कार्नो इंजन या आदर्श इंजन कहा जाता है। तो परीक्षा में कार्नो इंजन भी आ सकता है, उसकी जगह पर आदर्श इंजन भी आ जाता है। तो चलिए इसकी कार्यविधि को समझते हैं। तो कार्यविधि कैसी है इसको समझ लीजिए। कार्नो इंजन में दो समतापी तथा दो रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला T1 से T1 है, तो यहाँ पर ताप दोनों में समान है, तो ये वाला कौन सा प्रक्रम कहला गया? समतापी। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो ये समतापी प्रसार का कहलाएगा, ऊपर है तो ये समतापी प्रसार कहला गया। इसी तरह से यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये कौन सा प्रक्रम हो जाता है? ये रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाता है, और ये रुद्धोष्म क्या कहलाएगा? प्रसार कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं तो ये फिर देख लीजिए, ये T1 है, ये T2 है, यहाँ भी T2 है, तो दोनों का ताप समान है, तो ये समतापी है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर ये अब क्या हो रहा है? संपीड़न। तो ये समतापी संपीड़न, ऊपर वाला समतापी प्रसार हो गया। इसी तरह से जब हम यहाँ से यहाँ बदलते हैं, इसमें ताप में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये कौन सा होता है? रुद्धोष्म संपीड़न होता है। इस तरह से यहाँ पर दो बार रुद्धोष्म और दो बार क्या होते हैं? समतापी चक्र चलते हैं। तो कार्यविधि में इन्हीं का हमको वर्णन करना है कि एक बार समतापी प्रसार होगा, फिर इसके बाद इस तरह से हमको वर्णन करते जाना है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ आगे। तो सीधा सीधा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन की बात करते हैं, ये वाली लाइन की। ये चक्र को देख करके आप इसको बना सकते हैं। ऊपर चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं समतापी संपीड़न। ये जो है समतापी संपीड़न को दर्शाता है ऊपर वाला। मैं छोटा छोटा में लिख देता हूँ। ये इस स का मतलब समतापी है, संपीड़न है, ये पूरा लिख देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? बेलन के आधार को स्रोत में रखते हैं, क्योंकि जितना भी ये ऊष्मा इंजन कार्य करता है उसमें बेलन और पिस्टन लगा होता है। तो जो बेलन का आधार है उसको स्रोत में रखा जाता है, तो वह क्या करेगा? Q1 ऊष्मा को अवशोषित करता है, और तापीय संतुलन में T1 पर गैस के प्रसार की अवस्था P1 V1 T1 और P2 V2 T2 हो जाती है। यहाँ T2 नहीं है, यहाँ पर ये जो देख लीजिए इस प्रसार में यहाँ पर क्या है? T1 है, तो ये T1 हो जाती है। तो इस तरह से देखिए इसकी अवस्था P1 V1 T1 से P2 V2 T1 होती है समतापी में, कि दोनों का ताप समान है, केवल दाब और आयतन में परिवर्तन होता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य, तो पिछले प्रश्नों में हम बता चुके हैं कि इसके कार्य का सूत्र क्या होता है दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पर जो W1 बराबर हो गया वो Q1 हो गया, क्योंकि ये अवशोषित ऊष्मा कितनी है? Q1 है, और उसका सूत्र होता है RT1। यहाँ T होता है तो T1 यहाँ पर ताप T1 था, log V2 अपॉन V1 ये सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ जो दाब में परिवर्तन हुआ है आयतन में वो V2 से कितना हो गया? V1। ताप क्या है? T1। तो इस तरह से ये सूत्र होता है, इसी को देख करके हमको लगा लेना है ये सूत्र। इसके बाद हम बात करते हैं रुद्धोष्म प्रसार की। अब बेलन के आधार को प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं, ये कुछ अलग प्लेटफॉर्म होता है, तो उसके ऊपर रखने पर इसमें रुद्धोष्म प्रसार होता है। और जब रुद्धोष्म प्रसार होता है तो देखिए गैस की अवस्था P2 V2 T1 से P3 V3 T2 हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये T2 है, T2 हो जाता है। तो हमको ये वाली लाइन का लिखना है कि इसकी अवस्था P2 V2 T1 से P3 V3 T2 हो जाती है। तो यहाँ T1 है और यहाँ
इस तरह से हम अब यहाँ पर गैस द्वारा किया गया कार्य, तो प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रसार का ये सूत्र होता है W2। इसको दूसरा कार्य समझ लेंगे, दूसरे स्टेप का है ये। तो R बराबर गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 होता है। ये दो तापों के बीच ही इसमें होता है रुद्धोष्म परिवर्तन में। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा है जिसमें समतापी संपीड़न होता है। तो इसमें बेलन के आधार को आप किसके ऊपर रखेंगे? सिंक के ऊपर। तो ये Q2 ऊष्मा सिंक में उत्सर्जित कर देता है, उसको दे देता है, और यहाँ तापी संतुलन होता है T2। तो देख लीजिए ये कंडीशन है, इसमें T2 दोनों का ताप तो समान है, तो अवस्था P3 V3 T2 से P4 V4 T2 हो जाती है। तो यहाँ पर जो ताप है ये T2 ही रहेगा, और ये क्योंकि समतापी प्रक्रम है तो दोनों का ताप कैसा है? समान है। यहाँ भी ये ताप क्या रह जाएगा? T2 रह जाएगा। तो इस तरह से इसकी अवस्था P3 V3 T2 से P4 V4 T2 में परिवर्तित हो जाती है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तो समतापी प्रक्रम में जो ये सूत्र है ऊपर वाला, यही सूत्र हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो W3 बराबर ये Q2 हो गया, क्योंकि ऊष्मा ये उत्सर्जित कर रहा है। कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करता है? Q2। तो ये जो कार्य है वो ऊष्मा उत्सर्जित के बराबर होता है। यहाँ हो जाएगा माइनस R T2, और माइनस R इसलिए लगा दिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? संपीड़न। तो यहाँ गैस पर किया गया कार्य है। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर वाले में था गैस द्वारा किया गया कार्य, और जब संपीड़न होता है तो गैस पर किया गया कार्य, इस तरह से हो गया। तो R2 log E, और ये सूत्र होता है, इसमें अवस्था V4 से V3 थी तो V4/V3 किए। अब यदि इस माइनस को हटाएंगे तो RT2 log ये V3/V4 हो गया, ये ऊपर नीचे हो जाएगा माइनस को हटाने के कारण। इसके बाद हम आ जाते हैं रुद्धोष्म संपीड़न में। तो यहाँ भी रुद्धोष्म संपीड़न में तो देख लेते हैं इसकी अवस्था कहाँ से? तो P4 V4 T2 से P1 V1 T1 हो जाती है। तो इसकी अवस्था तो यहाँ पर देख रहे हैं ये T2 से कहाँ तक अवस्था हो जाती है? T1 तक हो जाती है। यहाँ P3 V3 T2 से P4 V4 T1। तो यदि बेलन के आधार को सिंक के ऊपर रखते हैं, ये गलत हो गया, फिर से आगे वाला रुद्धोष्म संपीड़न देखना था। रुद्धोष्म संपीड़न में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ताप था उसकी अवस्था थी P3 V3 T2 थी, और ये P4 V4, फिर अवस्था प्रारंभिक अवस्था में क्या आ जाता है? T1 आ जाता है। तो यहाँ पर जो गैस पर किया गया कार्य है ये R बराबर, यहाँ पर चाहें तो हम माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य है ये गैस पर किया गया कार्य। संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य होता है, प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य होता है। तो यही सूत्र जो ऊपर आया था उसी सूत्र को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम ये चाहें तो पूरे कार्यों का यहाँ पर हम योग कर सकते हैं। तो सभी कार्य को यहाँ पर हम चाहें तो जोड़ दें तो हमको क्या निकल आएगा? कुल कार्य निकल आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर चारों कार्य को जोड़ेंगे। एक तो जो पहला वाला कार्य था वो समतापी प्रसार का था, दूसरा वाला रुद्धोष्म प्रसार का था, तीसरा वाला समतापी संपीड़न का था, और चौथा वाला रुद्धोष्म संपीड़न का था। अब इनका मान रख देंगे तो W1 का मान Q1 था, और यहाँ प्लस W2 का मान जो है R गामा माइनस T1 माइनस T2 था, और यहाँ पर ये जो है ये माइनस Q2 हो जाएगा। माइनस Q2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो है समतापी संपीड़न हो रहा है, संपीड़न पर गैस पर किया गया कार्य है, इसलिए यहाँ पर हम ऋणात्मक मान रख दिए हैं। और यहाँ पर ये वाला W4 का मान है तो ये भी किस में हो जाएगा? माइनस में। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, दोनों मान बराबर हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक दूसरे को ये समाप्त कर देंगे तो हमारे पास W बराबर बच जाएगा Q1 माइनस Q2, अर्थात कार्नो इंजन में जो किया गया कार्य होता है Q1 माइनस Q2 होता है। अब हम बात करते हैं कार्नो इंजन की दक्षता की। तो कार्नो इंजन की दक्षता वही होती है जो पिछला उसमें था ऊष्मा इंजन की। चाहे तो उसी की परिभाषा को यहाँ पर लिख सकते हैं। ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है ये एक चक्र में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा और उसके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात को ही हम दक्षता कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कार्नो इंजन की दक्षता के लिए जो परिभाषा आप ऊष्मा इंजन में लिखते हैं वही इसमें भी लिख सकते हैं, सेम है। तो एक चक्र में ये है, एक चक्र में निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो कार्नो इंजन की दक्षता लिख दें, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा कार्नो
कार्नो इंजन की दक्षता कहते हैं। तो पूरी परिभाषा जो ऊष्मा इंजन की है उसी तरह से सूत्र भी वही है, ईटा बराबर W/Q1। तो W1 का मतलब हो गया एक चक्र में निकाय द्वारा किया गया कार्य, और Q1 का मतलब हो गया निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, और बटे का मतलब होगा अनुपात को कार्नो इंजन की दक्षता कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो W का मान है ये हम निकाले थे Q1 माइनस Q2, यही चीज़ हम यहाँ लिख दिए हैं, ये हो गया Q1 माइनस Q2, और Q1 तो लिखा ही है। अब हम चाहें तो जैसे पिछली बार Q1 को अलग अलग कर दिए थे, इसके बटे में भी लिखे थे, इसके बटे में लिखे थे, कहना चाहिए मैं यहाँ पर फिर से यदि लिख दूँ तो Q1 अपॉन क्या हो गया Q1 और ये 1, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ पर ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो ये एक लिख दिया, यहाँ बचा तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, एक की जगह एक रखे माइनस। अब Q2 का मान हम ऊपर से देखते हैं जो हम लोग सूत्र लिखे थे, तो देख लीजिए Q2 का मान ये था, ये Q2 का मान था कितना RT2 log E V3/V4। यही वाला मान जो आप ये लिखे हैं, ये वाला मान, इसको उठा करके हम यहाँ पर Q2 के पास यहाँ रख दिए हैं। इसी तरह से यहाँ Q1 का मान देख लेते हैं, ये Q1 का मान ये निकाले थे RT1 log V2/V1। तो यहाँ पर हम Q1 का मान यहाँ पर रख दिए। यहाँ चाहें तो बगल में लिख सकते हैं Q1 और Q2 का मान रखने पर। अब मान रखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने में आ रही होगी कि ये जो R है ये R से कट गया, तो यहाँ बचा T2/T1, और ये log V3/V4, और यहाँ V2/V1 इस तरह से बचा। अब यहाँ पर यदि हम रुद्धोष्म नियम लगाएं तो रुद्धोष्म नियम होता है T V(γ-1) एक नियतांक होता है, और यदि हम इसको ज्ञात करें तो V3/V2 और V4/V1 का जो अनुपात होता है इनका मान बराबर होता है। तो यदि V3/V4 और ये मान बराबर होंगे तो बराबर में से बराबर ये सब कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो इस तरह से बचेगा। तो ये हो जाएगी कार्नो इंजन की दक्षता। धन्यवाद।